दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो बहुत आप लोग को ज़रूरत है जो लोग को मल्टी टेक्नीशियन में काम करने के लिए चाहता है। मल्टी टेक्नीशियन और एमएपी टेक्नीशियन ये एक ही होता है। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में नहीं होता है। सही है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि एक टेक्नीशियन को तीनों काम मालूम होना चाहिए, जिस वजह से उनको दो टेक्नीशियन का सैलरी एक टेक्नीशियन को मिलता है। जैसे नॉर्मली आप लोग को एक टेक्नीशियन एक ट्रेड में आप काम करने के लिए आएगा तो आपको 1500 से 1800 दिरहम आपको बेसिक सैलरी लगेगा। लेकिन मल्टी टेक्नीशियन जब आप हो जाएगा आपको 3000 से 3000, 4000, 3500 तक आपको सैलरी मिलेगा। सही है। तो ये होता है इसमें फ़ायदा कि डबल सैलरी मिलेगा, हमको स्टाफ लेवल का सैलरी भी मिल जाएगा। तो ये मल्टी टेक्नीशियन में बनने के लिए हम लोग को क्या क्या काम मालूम होना चाहिए, आप लोग का कमेंट्स भी था और बहुत लोग मुझे व्हाट्सअप से भी पूछा था कि सर हमको बताइए कि जैसे हमको मल्टी टेक्नीशियन बनने के लिए जो काम होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, एसी का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आता है वो हमको थोड़ा बताइए। तो मैं बहुत आदमी को भी फ़ोन का थ्रू बताया, लेकिन सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो करेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को हेल्प हो जाएगा। उनको भी मालूम नहीं है तो मालूम हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, स्किप मत कीजिए। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका फ़ायदेमंद है। सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मल्टी टेक्नीशियन के लिए हमको क्या क्या काम मालूम होना चाहिए। देखिए मल्टी टेक्नीशियन बोलेगा तो एमएपी में जो काम होता है हमारा इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एसी, वही जो टेक्नीशियन होता है उसको मल्टी टेक्नीशियन बोला जाता है। सही है। तो एमएपी टेक्नीशियन, मल्टी टेक्नीशियन भी सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बोलने के लिए अलग अलग नाम पे आदमी बात करता है। तो सेम ही चीज़ है। आप लोग एमएपी टेक्नीशियन या मल्टी टेक्नीशियन दोनों इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसमें हमको क्या 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 मालूम होना चाहिए। देखिए एक मल्टी टेक्नीशियन को पहले तो उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में काम मालूम होना चाहिए। कि इलेक्ट्रिशियन मल्टी टेक्नीशियन बनने के लिए उसको थोड़ा आसान है, जल्दी वो बन जाता है कि हर काम पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, कनेक्टिंग है। जो हमारा प्लम्बिंग का कोई भी काम हो या हमारा एसी का कोई भी काम हो, उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल का कोई ना कोई पार्ट्स रहता है, उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल इंक्लूड होता है। तो एक इलेक्ट्रिशियन को सब काम एसी और प्लम्बिंग का काम जल्दी पकड़ने के लिए, मालूम होने के लिए आसान है। एसी टेक्नीशियन हो या प्लम्बिंग हो, उनको मल्टी टेक्नीशियन बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? इलेक्ट्रिकल काम का ऊपर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है और वो सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो मल्टी टेक्नीशियन बनने के लिए बहुत आसान है। तो आप लोग कोई इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा है और मल्टी टेक्नीशियन में काम करने के लिए, अच्छा सैलरी कमाने के लिए, अच्छा सैलरी मिलने के लिए आप लोग कोशिश कर रहा है, तो ये वीडियो को आप लोग एक शुरू से एंड तक पूरा देख लीजिए। सही है। मैं एक नोट करके रखा हूँ, तो ऐसा मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं नोट किया हूँ। देखिए मैं जैसे पेपर में नोट किया हूँ कि मल्टी टेक्नीशियन में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, तो मैं पहले ले चुका हूँ आदमी लोग का, तो इसके लिए मैं नोट करके रखा हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट्स करता है कि वो हमको वो नोट चाहिए। देखिए मैं रफ टफ लिख देता हूँ मेरे को वीडियो बनाने के लिए, याद आ रहने के लिए, इसके लिए। लेकिन आप लोग बोलते हैं इतना मैं क्लियरली हैंडराइट में अच्छा से नहीं लिखता हूँ जो आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये नोट के लिए आप मत पूछिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए और उसको आप लोग नोट कीजिए। सही है। तो देखिए मल्टी टेक्नीशियन के लिए पहले हमारा जो एक इलेक्ट्रिशियन है या एमएपी टेक्नीशियन है, उसको डीबी का कंट्रोल पैनल का काम मालूम होना चाहिए। मैं शुरू से बोल दिया, मल्टी टेक्नीशियन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, मल्टी टेक्नीशियन फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए है। सही है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए क्या काम होता है कि कंट्रोल पैनल का अंदर काम होता है। क्यों? जब भी कोई हमारा पंप या मोटर कुछ चालू नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ट्रिप कर रहा है, तो उस टाइम हम लोग कंट्रोल पैनल का अंदर ही रिपेयर करना है, उसको चेक करना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल का अंदर आपको काम मालूम होना चाहिए। ये पहली बात है। सही है। नंबर 1। नंबर 2 में आपको और क्या काम मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल जो डिवीज़न है उसका अंदर मैं पहले बताता हूँ, फिर बाद में एसी का और प्लम्बिंग का भी बताएगा। सही है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपका फ़ायदा के लिए है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वही हिसाब से प्रिपरेशन करना है। लेकिन सिर्फ मैं इसमें क्वेश्चन ही बताऊँगा। ये हर एक क्वेश्चन का ऊपर एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरा चैनल छोड़ो किसी का चैनल में भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकली आप देख के उधर से भी काम सीख सकता है। सही है। उसके बाद में नंबर 2 में क्या मालूम होना चाहिए कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर जो होता है हमारा कंट्रोल पैनल के अंदर, जो भी हम लोग मोटर पंप को चालू करने के लिए यूज होता है हमारा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, उसका वायरिंग आपको मालूम होना चाहिए। कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर कितना आता है और रिले कितना आता है, इसके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का। ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी आपको पहले ये पूछेगा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन आपको मालूम है नहीं है। सही है। आपको ये याद रखना है। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हम लोग कितना किलोवाट का ऊपर हम लोग यूज करता है। देखिए नॉर्मली हम लोग डोल स्टार्टर में बहुत सारे जो छोटा साइज़ का मोटर होता है उसको हम लोग यूज़ करता है, लेकिन जो 5 किलोवाट से ज़्यादा होता है उसको स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में
कनेक्शन में आदमी स्टार्ट करता है, वो पंप चलाता है। सही है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 3 नंबर में आपको VFD कंट्रोल पैनल के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अभी न्यू वर्जन में VFD आ गया कि हमारा मोटर का जो RPM है, उसका जो स्पीड है, उसको कंट्रोल करने के लिए कभी हमको कितना % में हमको चलाना है, वो हिसाब से हमको चालू करना है। हमेशा एक स्टैंडर्ड स्पीड में हमको चालू नहीं करना है, हमको कभी स्लो करना है, कभी ज़्यादा स्पीड करना है, कभी नॉर्मल में रखना है, मीडियम में रखना है। तो वो हमको VFD थ्रू हमको ये काम कर सकता है। सही है, और VFD में और क्या क्या फैसिलिटी है वो आपको मेरा चैनल का अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, उसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। सही है, 3 नंबर में आपको VFD मालूम होना चाहिए। 4 नंबर में आपको जो डीजल जनरेटर, जो हमारा जनरेटर है, कोई भी प्रोजेक्ट में आपको देखा होगा कि इमरजेंसी के लिए कभी हमारा नॉर्मल पावर जो होता है म्यूनसिपैलिटी का देवा का फेवा का, वो पावर जब हमारा कट हो जाएगा तो हमारा पावर बिल्डिंग में कैसे आएगा, तो इसके लिए जनरेटर का सिस्टम रखा जाता है। उसका भी बारे में आपको जनरेटर के बारे में मालूम होना चाहिए। उसमें कैसे PPM किया जाता है, उसमें क्या क्या चेकिंग किया जाता है, उसका कैसे काम करता है, उसका मंथली PPM क्या है, CM क्या, RM क्या है, उसका बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो DC का बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कोई भी हमारा DC प्लांट है, कहीं की जगह पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होता है, कोई मोबाइल नेटवर्किंग का, या कोई जैसे एयरपोर्ट में जो स्पेशल सिस्टम होता है एयरपोर्ट सिस्टम में, वो बहुत जगह पर आपको DC का पावर का काम करने के लिए मिलेगा, जो 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का जो DC का काम होता है, उसका ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। UPS का ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। UPS कैसे काम करता है, उसको कैसे हम लोग बाईपास करना है, कभी हमारा UPS का प्रॉब्लम आ गया तो हम कैसे बाईपास में चलाना है, UPS कैसे काम करता है, उसका वोल्टेज रीडिंग लेना है, उसका मंथली जो PPM है उसको करना है, तो इसका ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, आपको ये सब क्वेश्चन का एक अलग अलग सेपरेट वीडियो मैं भी बनाऊंगा, और कुछ बना दिया उसको मेरा चैनल में जाके देख सकता है, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च करेगा तो किसी ना किसी का चैनल का वीडियो आपको मिल जाएगा। सही है, और LV पैनल जो होता है हमारा MDB रूम जो होता है, बहुत बड़ा सबस्टेशन का पास में, सबस्टेशन से फास्ट जो स्टेज होता है वो हमारा MDB रूम होता है। MDB में आपको क्या क्या उसमें रहता है, कैसे वो काम करता है, उसका वोल्टेज, उसका एम्पियर, उसको आपको चेक करना है, उसका रीडिंग लेना है, उसको मेंटेन करना है। कभी हमको कुछ एडिशनल करना है तो उसमें ग्राइंडिंग कैसे किया जाएगा, कैसे उसको टर्मिनेट किया जाएगा, कैसे टार्क दिया जाएगा, नट बोल्ट को टाइट किया जाएगा, कैसे उसका मेगर टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मतलब LV पैनल का ऊपर आपको नॉर्मल मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल जितना भी पैनल है सबका ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, DB का ऊपर। सही है, ELC, MCB और MCC भी इसका ऊपर भी मालूम होना चाहिए। तो 5 नंबर में हमारा हो गया ATS और PLC। जो PLC ATS होता है वो क्या करता है, हमारा नॉर्मल पावर जब शट डाउन हो जाता है तब हमारा जनरेटर पावर को कन्वर्ट करके हमारा बिल्डिंग में पावर सप्लाई आ जाता है, तो वही जो चेंज ओवर का काम करता है, तो वही उसी में हमारा बहुत सारा और भी है। इसके ऊपर आपको नॉलेज आपको लेना है, आपको वीडियो देख के या इसके ऊपर आपको कोर्स करना है। PLC का ऊपर, ATS का ऊपर आपको ये जानकारी होना चाहिए, तो ये इसका ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो इंजीनियर लेवल जैसा आपको थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर जानकारी होना चाहिए, जो आपको मेंटेनेंस में काम आएगा। सही है, लाइटिंग कंट्रोल पैनल का सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। जो हमारा LCP है, बहुत सारे होटल का और बहुत सारे गेस्ट हाउस का, बहुत सारे बड़ा बड़ा अच्छा अपार्टमेंट में भी LCP जो लाइटिंग कंट्रोल पैनल जो होता है उसका डिज़ाइन रहता है कि LED के हमको थोड़ा डिज़ाइन में जलाना है, जिगजैग में जलाना है, डिमिंग करना है, हाई करना है, तो वो सब आपको जो रिसेप्शन रहेगा या होटल का रहेगा, कोई महल हो गया, तो उसमें ये सब काम आता है। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारा लाइटिंग कंट्रोल पैनल में हमको कैसे काम करना है, उसमें कितना रिले आता है, क्या आता है, उसमें क्या क्या काम करता है, मॉड्यूल जो आता है उसका ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सही है, ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में हो गया DB, SMDB, MDB सबस्टेशन। इसका जो SLD होता है, DB, MDB, SMDB सबस्टेशन, इसका एक ड्राइंग बनेगा, ड्राइंग होता है हर प्रोजेक्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। इसके ऊपर आपको पूरा पढ़ना मालूम होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए। उसमें जितना भी एक्सेसरीज दिया गया है, जितना ब्रेकर दिया गया है, उसका कौन किसका बाद किस में हमारा सिंगल लाइन डायग्राम जा रहा है, किसका बाद कौन आता है, उसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। कई कई इंटरव्यू में तो आपको बोल देगा कि आपको एक डायग्राम, एक पेपर दे देगा, बोलेगा इस पेपर में आप बनाओ, SLD बना के हमको दिखाओ। जैसे हमारा जनरेटर है या हमारा सबस्टेशन हो गया, सबस्टेशन का बाद में हमारा सीधा लाइट का पॉइंट तक, जो रूम का लाइट का स्विच तक, उसका एक डायग्राम बनाओ, कैसे कैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप जाता है पावर सप्लाई। सही है, तो इसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। हमारा 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर में हो गया MCB, RCCB, MCCB, ELCB, RCBO और ACB ब्रेकर।
ये आपको इसके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि ये हर एक पार्ट्स जब ट्रिप करता है, जब काम नहीं करता है, इसका ऊपर हमको रिपेयरिंग करना पड़ता है या एक्सचेंज करना पड़ता है, इसके ऊपर हमको नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन में आएगा, सही है। और रिले और लेचिंग रिले, फ्लोट स्विच, जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है ज़्यादातर प्लम्बिंग का या हमारा कोई भी दूसरा मोटर यूज चलता है तो स्टैंड बाई में, चिल वाटर में, तो इसमें हम लोग लीचिंग रिले यूज़ किया जाता है। हमारा फ्लोट स्विच यूज़ किया जाता है सम्प पंप के लिए, वाटर टैंकी के लिए हमारा फ्लोट स्विच। और रिले जो होता है, जो डी कंट्रोल पैनल में बहुत सारे रिले होता है, उसका इंडिकेटर का हो या कोई पंप चालू करने के लिए हो, जो भी है वो रिले का ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। उसका काम आपको पहले से करा हुआ होना चाहिए, सही है। ये आपको प्रैक्टिकली आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोटर पंप, पूरा पंप जितना पंप्स है, पंप्स बोलेगा तो प्लम्बिंग और चिल वाटर लाइन में आएगा। मोटर जो है, मोटर उसका साथ में भी आएगा। तो मोटर पंप का जो हमारा काम होता है उसमें कभी मोटर वाइंडिंग ख़राब हो गया, उसको कैसे टेस्टिंग करता है, उसका मेगर टेस्ट कैसे करता है, उसका इंसुलेशन टेस्ट कैसे करता है, उसका हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करता है, उसका हर टेस्ट का आपको मालूम होना चाहिए जो मोटर वाइंडिंग में हमारा होता है, सही है। इसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। उसका कॉइल ख़राब हो गया या उसका बेरिंग ख़राब हो गया, मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, क्यों ले रहा है, उसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। और उसका बाद में वोल्टेज लेना है, एम्पियर में, क्लाम मीटर में आपको एम्पियर लेना है, हर चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, सही है। उसका बाद में आपको कंटिन्यूटी टेस्ट, मेगर टेस्ट, एम्पियर, वोल्टेज, ये सब लेना चाहिए। जैसे आपको बोला जाएगा कि आपको एक एम्पियर लेना है, कंट्रोल पैनल में आपका पंप चल रहा है, मोटर चल रहा है, उसमें एम्पियर कैसे ले जाएगा। एक सिंगल फेज कोई भी आपको जो हमारा ROI भी होता है, किसी में भी आपका क्लाम मीटर का थ्रू आप ऐसे डाल के आप उसमें देख सकते हैं एम्पियर सेट करके कि हमारा कितना एम्पियर में वो पंप चल रहा है, सही है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए, एम्पियर लेना, वोल्टेज लेना, चेक करना मालूम होना चाहिए। 3 फेज हो या सिंगल फेज हो। और आपको भी पूछा जाएगा वोल्टेज कितना इधर UA में यूज़ होता है। जैसे हम लोग का नॉर्मल पावर होता है उसमें हमारा 110 वोल्ट और हमारा 230 वोल्ट और 440 वोल्ट, ये हमारा नॉर्मली स्टैंडर्ड का वोल्टेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर 33 kV और हमारा 11 kV का भी यूज होता है, सही है, जो मेन लाइन होता है। तो इसके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए, सही है। ये हो गया आपका 11वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको, अभी इतना जो मैं बता दिया, अभी ये 11 क्वेश्चन जो बता दिया इलेक्ट्रिकल का ऊपर, इलेक्ट्रिकल डिवीजन का ऊपर, ये काम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको, ये बहुत ज़रूरी है। इसका काम आपको 100% मालूम होना चाहिए एक मल्टी टेक्नीशियन के लिए, सही है। और बहुत छोटा छोटा और भी बात है जो आपको वो ज़रूरी नहीं है। ये मेन चीज़ आपको इंटरव्यू में आएगा, वो तो आप करते करते कर लेंगे। कभी कुछ ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है, उसका चौक चेंज करना है, उसका बैटरी चेंज करना है, या कोई लाइटिंग रिप्लेसमेंट करना है, लाइट फिक्स करना है, सॉकेट आउटलेट फिक्स करना है, वायरिंग करना है, कोई पानी जाके कहीं से ट्रिप कर रहा है तो उसको कैसे आप लोग चेक करना है, अर्थिंग कैसे आपको देखना है, ये सब छोटा छोटा काम है। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेने का, ये काम आप करते करते ये काम आप सीख जाएगा। मेन जो मैं बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए और एक मल्टी टेक्नीशियन के लिए, सही है। उसका बाद में मल्टी टेक्नीशियन की AC के ऊपर क्या मालूम होना चाहिए। जैसे मल्टी टेक्नीशियन है, MEP टेक्नीशियन है, उसको AC का काम भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो AC में आपको भी क्वेश्चन आएगा कि AC का जो गैस होता है, गैस रिचार्ज हम लोग कैसे करता है। देखिए हर एक AC का उसका जो कंप्रेसर है उसका हिसाब से उसका गैस का अलग अलग मॉडल है, अलग अलग नंबर है, वो हिसाब से उसका सेक्शन और उसका डिस्चार्ज लाइन में कितना प्रेशर होना चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए। गैस रिलीज करना, रिचार्ज करना, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको बताना चाहिए, सही है। और इसके ऊपर आपको काम भी करना चाहिए, काम पहले से काम करके ट्रेनिंग लेके आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजर काम होता है, तो इसका बारे में आपको मालूम होता है, सही है। कॉपर ब्रेजिंग जो हमारा AC का पाइप होता है, AC कुछ जैसे नया हम लोग को मेंटेनेंस कंपनी है लेकिन एक नया AC हमको इंस्टॉल करना है, विंडो AC हो या हमको स्प्लिट AC हो। स्प्लिट AC में हम लोग क्या करता है, आउटडोर इंडोर रहता है, तो आउटडोर से इंडोर तक हम लोग कॉपर पाइपिंग करता है। कॉपर पाइपिंग कभी छोटा हो जाता है, कभी हमको कुछ प्रॉब्लम आ गया, डैमेज हो गया, तो उसको हमको कॉपर ब्रेजिंग करना है। तो हम लोग गैस में कैसे उसको फायर के साथ हम लोग ब्रेजिंग करता है, शोल्डिंग करता है, वो आपको मालूम होना चाहिए, सही है। तो ये भी कॉपर ब्रेजिंग आपको 100% मालूम होना चाहिए, उसका ऊपर नॉलेज होना चाहिए। हर साइज़ का इंसुलेशन का नाम मालूम होना चाहिए, उसका साइज़ मालूम होना चाहिए। जो भी इंसुलेशन हम लोग करता है, थर्मोस्टेट सेटिंग करना, उसका एडजस्टमेंट करना, उसका वायरिंग जो है उसका ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। हाई लो मीडियम कैसे हम लोग चालू करेगा, कैसे चालू होगा, कोई इसमें से कोई काम नहीं करता उसको कैसे चेक करना है, वो थर्मोस्टेट का ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। AC में जितना भी है, AHU है, चिलर है
यूपीएस जो सॉरी हमारा एफसीयू है और हमारा सीसी यूनिट है और स्प्लिट एसी है, जो भी हमारा डीएक्स यूनिट है जो भी है उसका ऊपर हर चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। एसी का ऊपर आपको चिलर का भी ऊपर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, चिलर कैसे रीडिंग लिया जाता है, कूलिंग उसका कैसा होना चाहिए, उसका हर चीज़ के बारे में आपको वो मालूम होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ, और छोटा मोटा तो और बहुत होता है। फिल्टर उसका पीपीएम करना है, फिल्टर क्लीन करना है, मोटर क्लीन करना है, वेल्ट चेक करना है, उसके बाद सीएम क्या बन जाएगा, आरएम क्या बन जाएगा। सीएम आरएम बोलेगा तो हमारा जैसे करेक्टिविटी मेंटेनेंस और रीफिक्सिंग जो होता है ना, रिएक्टिव मेंटेनेंस, और हमारा पीपीएम जो है प्लान प्रोवेंट मेंटेनेंस, ये सब जो होता है वो हमारा हर काम का ऊपर आपको ये मालूम होना चाहिए। सही है। और बाकी इस एसी का ऊपर इतना आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आपका बाकी जो छोटा मोटा है वो मैं जैसे बोला ना पीपीएम का ऊपर करना है तो वो सब आपको हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ ये आपको इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। सही है। उसके बाद प्लम्बिंग में क्या क्या मालूम होना चाहिए। जैसे प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग में मेंटेनेंस कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में एक प्लम्बर टेक्नीशियन को सबसे पहले हर पंप का बारे में उसको पूछा जाएगा। जैसे हम लोग को सम्प पंप है, सम्प पंप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमारा जो मैकेनिकल रूम रहता है उसमें सम्प पिन रहता है, पानी का भी टैंकी पाइपलाइन टूट के पानी आ गया, सम्प पिन में पंप में पानी नहीं खींच रहा है तो पूरा जितना भी डीवी उधर कंट्रोल पैनल होगा सब खराब हो जाएगा, जितना भी मोटर पंप फायर पंप जो भी होगा सब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए पंप का ऊपर ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जो सम्प पंप है वो कैसे काम करता है, उसमें कितना फ्लोट स्विच आता है, एक सम्प पिन में कितना पंप रहेगा, तो उसका फ्लोट स्विच किस लेवल में एडजस्टमेंट करके रखा जाएगा, उसका कैसे किस हिसाब से हमको काम करना है। डीबी का अंदर भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, कहाँ कनेक्शन हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब हैंड में कैसे चालू करने का, ऑटो में कैसे चालू करने का, वो सब मालूम होना चाहिए। सही है। तो एक मल्टी टेक्नीशियन को इसका बारे में भी मालूम होना चाहिए। प्लम्बिंग का हर पंप का ऊपर उसको नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसफार्मर पंप का क्या काम है, बूस्टर पंप का क्या काम है, सम्प पंप का काम क्या है। सही है। इसका ऊपर उसको डोजिंग पंप का क्या काम है, फिल्टर पंप का क्या काम है, एसटीपी जो होता है हमारा, एसटीपी का काम क्या होता है। एसटीपी बोलेगा तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर उसको मालूम होना चाहिए। बाकी हर वाटर टैंकी का वाटर रीडिंग मीटर का रीडिंग लेना मालूम होना चाहिए। स्विमिंग पूल का काम का बारे में भी मालूम होना चाहिए। स्विमिंग पूल कैसे हम लोग बैक वॉश करता है, पानी कभी चेंज करता है, उसमें कैसे हम लोग जो फिल्टर रहता है उसको कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है। बाकी जो फाउंटेन होता है एक एक जगह में झरना जैसा पानी डिजाइन में शो दिखने के लिए उसको वो कैसे काम करता है, उसका कैसे काम पाइपलाइन होता है, वो सब उसका बारे में वाल जितना भी पीआरबी एनआरबी गेट वाल वॉल वाल जितना है उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए। सही है। और उसके बाद आपको उसका जो ड्राइंग है डायग्राम है उसका बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। टाइमर सेटिंग करना बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो ये सब जो प्लम्बिंग का काम होता है, प्लम्बिंग में ज़्यादा काम नहीं रहता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रिकल का, उसका बाद में रहता है एसी का, और उसका बाद प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग का बहुत कम रहता है। आपको सिर्फ पंप का ऊपर, बाकी तो इंस्टॉलेशन करने के लिए जो डब्लिश होता है, कभी ब्लॉक हो गया उसको क्लीन करना है, या कुछ फ्लोर पर जो हमारा फ्लोर ट्रैप ब्लॉक हो गया पानी नहीं जा रहा है, बॉटल ट्रैप को भी लीकेज हो गया उसको चेंज करना है, ख़राब हो गया एक्सचेंज करना है, टैप को भी लीक हो गया उसको एक्सचेंज करना है, शावर काम नहीं कर रहा है डाई मिक्सर को खोल के उसको थोड़ा बहुत चेक करना है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और आपका हर मंथ का जो पीपीएम है उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो स्टॉर्म वाटर होता है, ये जो हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो एक मल्टी टेक्नीशियन कम्प्लीटली बन सकता है। सही है। ये जो मैं आपको बताया ये मैं शॉर्टकट में बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है इंटरव्यू में, जो हम लोग लिया है बहुत कंपनी में, और मैं भी बहुत कंपनी में दे चुका हूँ। जब मैं एक एक कंपनी चेंज करता हूँ तो मेरे को इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, तो मैं उसी में से मैं सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, उसको टाइम में लिख के रखता हूँ कि ये इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई किया, उधर इसका ऐसा ऐसा क्वेश्चन हुआ, तो वो सब मैं लिख के रखता हूँ। सही है। और बाकी भी मैं बहुत सारे कंपनी में भी जॉब करने का टाइमिंग नया जो आदमी आता है इंटरव्यू करने के लिए, मैं भी जाता हूँ उधर इंटरव्यू करके बहुत सारे आदमी को इसी टाइप का क्वेश्चन आंसर मैं किया हूँ, तो जो आप लोग को मैं बताया। तो एक मल्टी टेक्नीशियन या एमएबी टेक्नीशियन के लिए ये जो मैं बताया आज, इसका ऊपर आपको पूरा अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाइए, उसका ऊपर सर्च कीजिए, डिटेल प्रैक्टिकल आपको बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहा है अच्छा से। सही है। उसमें देख लीजिए। बाकी मेरा चैनल का भी वीएफडी का, आपको वीएफडी का ऊपर जानना है, क्लियरली डिटेल जानना है, तो वीएफडी का मेरा 2-3 वीडियो है वीएफडी का ऊपर, वो वीएफडी आप जाके उसमें देख के भी आपको मालूम हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी कंट्रोलिंग वायरिंग है, उसमें कैसे कनेक्शन किया जाता है, क्या क्या आता है, कितना कंट्रैक्टर आता है, वो सब आपको भी मालूम हो जाएगा। प्रैक्टिकली जो करके मैं रखा हूँ वो आप देख सकते हैं। सही है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, और कमेंट्स करके मुझे बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को क्या चाहिए बताइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सही है। थैंक यू सो मच।